द्रव्य की तरंग प्रकृति या डी ब्रॉगली तरंगे, ये होता क्या है उसके पहले हम लोग विकिरण की द्वैती प्रकृति देख लेते हैं। प्लांक और आइंस्टीन के प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो गया कि विकिरण की क्या होती है, द्वैती प्रकृति होती है, अर्थात विकिरण की दो अभिमुखता होती है। वह कहीं पर तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कहीं पर कण की भांति व्यवहार करता है, और इसी प्रकृति को विकिरण की द्वैती प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अब इसी विकिरण की द्वैती प्रकृति से प्रभावित होकर सन 1924 में फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री थे, उनका नाम था लुईस डी ब्रॉगली। लुईस डी ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी परिकल्पना दी। ठीक, उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना की। क्या कल्पना थी, सुनिएगा। पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा जो है वो केवल दो रूप में है, या तो द्रव्य या तो विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग, या तो द्रव्य के रूप में है या विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में है। ठीक है, चूँकि प्रकृति में, सेकंड इनका हाइपोथेसिस था कि प्रकृति में सममितता होती है। प्रकृति में सममितता होती है, तो यदि विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है तो तरंग की, तो द्रव्य की भी क्या होनी चाहिए, द्वैती प्रकृति, है ना। यदि विकिरण जो है वह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है तो द्रव्य भी, द्रव्य अर्थात मैटर यानी पदार्थ भी, पदार्थों की भी क्या होनी चाहिए, द्वैती प्रकृति, अर्थात वह कण और तरंग दोनों की तरह क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ठीक, इसी परिकल्पना के साथ डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील जो कण है उसके साथ तरंग संलग्न होते हैं, और इन तरंगों को ही डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहते हैं। प्रत्येक गतिशील कण के साथ, कण यानी पदार्थ, यदि कोई पदार्थ गतिशील है, विवेग से गति कर रहा है ना, तो उस कण के साथ क्या होता है, तरंग संबद्ध रहता है, के साथ तरंग संलग्न होती है, जिसे इन तरंगों को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली, उन्हीं के नाम पर डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक, तो अब इन्होंने उन तरंगों के लिए, है ना, यानी द्रव्य तरंग यदि संलग्न है तो उस द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का फिर उन्होंने व्यंजक स्थापित किया, है ना। जो पिछली, इसके पहले जो हमने ये संबंध स्थापित किया है ना, बिल्कुल वैसा ही है। चलो देखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने फोटॉन की ऊर्जा और आइंस्टाइन की ऊर्जा तुल्यता संबंध, इन दोनों समीकरणों का यूज़ किया। फोटॉन की ऊर्जा E=h², ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, और आइंस्टाइन के सापेक्षिकता सिद्धांत से E=mc², इन दोनों का यूज़ यदि हम करें, है ना, तो mc² हो जाएगा h लैम्डा, जहाँ m हमको मिल जाएगा hμ/c²। ठीक, या c या चूँकि c अभी हमने देखा था ν × लैम्डा, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा m/h/c लैम्डा। ठीक, तो ये m hμ/c² या m/h/c लैम्डा, ये दोनों ही फोटॉन के द्रव्यमान का क्या दिखा रहे हैं, व्यंजक दिखा रहे हैं। ठीक है, 3 और 4, ये फोटॉन के कौन सा द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान, क्योंकि अभी हमने देखा कि विराम द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये दोनों ही समीकरण नंबर 3 व 4 फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का व्यंजक है, गतिक द्रव्यमान का व्यंजक है। ठीक है, अब यदि हम जान रहे हैं संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो यदि फोटॉन का संवेग
यदि फोटॉन का संवेग p इज इक्वल टू एम इंटू सी होगा। ठीक है, तो हम इस समीकरण से p की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, तो h अपॉन लैम्डा। c को इधर पक्षांतर कर दो तो m इंटू सी इज इक्वल टू p हो जाएगा, और यहाँ से p का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये फोटॉन के संवेग का व्यंजक हो गया, और यहाँ से हमको लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा h अपॉन पी, जो कि फोटॉन के तरंग दैर्घ्य का समीकरण है। फोटॉन के तरंग दैर्घ्य का क्या है, समीकरण नंबर 5। अब डी ब्रॉगली ने इस समीकरण को एक सामान्य समीकरण बताया। सामान्य यानी इसको हम फोटॉन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और द्रव्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य, एच प्लॉन्क कांस्टेंट और पी क्या है, संवेग है। तो इस समीकरण को हम द्रव्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कणों के लिए, विकिरण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा जहाँ तरंग प्रकृति को दर्शा रहा है, लैम्डा यानी तरंग, तरंग का तरंग दैर्घ्य, वहीं पी जो है संवेग, वो किसको दिखा रहा है, कण प्रकृति को दर्शा रहा है। तो इस संबंध को डी ब्रॉगली संबंध के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब इसको हम कण के लिए इसी समीकरण का यूज़ करेंगे। कैसे कि मान लो m द्रव्यमान का एक कण, माना कि m द्रव्यमान का एक कण v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वेग v से गति कर रहा है, तो उस कण का संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो उस कण से संबंध जो तरंग दैर्घ्य है उसका समीकरण हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन पी की जगह हम रख देंगे m इंटू वी। इक्वेशन नंबर दे दीजिए 6। और ये संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। इस संबंध को डी ब्रॉगली संबंध कहते हैं। इस संबंध को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली संबंध कहते हैं, क्योंकि इस समीकरण का एक भाग जहाँ तरंग प्रकृति को दर्शा रहा है, तो दूसरा भाग जो है वो कण के संवेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कैसा संबंध है, तरंग द्रव्य संबंध भी आप इसको बोल सकते हैं, द्रव्य तरंग संबंध भी इसको आप बोल सकते हो। अब देखिए इस समीकरण में हमको क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहला, यदि m का मान बहुत कम हो, m का मान कम हो अर्थात कण का द्रव्यमान कम हो, है ना, तो m का मान यदि कम होगा तो लैम्डा के साथ इसका संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो स्पष्ट है कि लैम्डा का मान क्या होगा, अधिक। तो यदि द्रव्यमान का मान कम है तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, अधिक होगा, है ना। कम द्रव्यमान के कण यदि v वेग से गति कर रहे तो उसके साथ जो तरंग संबंधित रहेगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। और सेकंड, यदि m का मान अधिक है अर्थात किसी कण का द्रव्यमान अधिक है, यदि कण का मान v, m तो ले लिए हैं, अब v लेते हैं। यदि वेग का मान अधिक है, m हमने ले लिया, अब v लेके चल दें। यदि v का मान अधिक है ना, अर्थात कण का यदि वेग अधिक है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि v का मान अधिक है तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम, अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। ठीक, अर्थात इस समीकरण से हम सबको कई बातें मिले। m का मान कम, m का मान अधिक के लिए भी आप कर सकते हो। यदि किसी कण का द्रव्यमान कम है तो उसके साथ जो तरंग दैर्घ्य संबंध होगा उसका मान अधिक होगा। यदि कण अधिक वेग से गति कर रहा है तो उसके तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही गुणों को ये समीकरण प्रदर्शित कर रहा है और दोनों ही गुणों को h जो है वो समायोजित कर रहा है, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसी समीकरण को उन्होंने गतिशील कणों के लिए भी प्राप्त किया है। गतिशील कणों के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य।
गतिशील कणों, मान लो m द्रव्यमान का एक कण है, v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि v वेग से गति कर रहा है, अतः उसमें क्या होगी, गति कर रहा है, अतः उसमें गतिज ऊर्जा होगी, है ना। और कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो हाफ mv²। कितनी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक, E = हाफ mv², ठीक। अब हमको यदि गतिशील कणों के लिए तरंग दैर्घ्य प्राप्त करना है, अर्थात हमको फाइनली mv का मान ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ पे हमको mv यहाँ से मिल जाएगा, तो mv चाहिए, इसलिए 2 को पहले उधर पक्षांतर कर दिए, तो mv² हो गया 2e, ठीक। यहाँ पे केवल एक m है ना। mv प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पे एक m की आवश्यकता होगी, इसलिए हम क्या किए, दोनों ही पक्ष में m का गुणा कर दिए, दोनों ही पक्ष में m को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। दोनों पक्षों में m का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में m का गुणा करने पर, तो ये हो गया m का जैसे ही गुणा करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे कॉमन रख लेंगे, और ये 2m × e, ठीक। हमको केवल mv का मान चाहिए, तो mv = √2 को उधर पक्षांतर, 2 को उधर स्क्वायर को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2me। अब इक्वेशन समीकरण ये कौन सा था, 6 से, समीकरण 6 से लैम्ब्डा = हमको मिल जाएगा h/√2me, ठीक। लैम्ब्डा = h/2me, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये गतिशील कणों के लिए हमारा पहला समीकरण है, और इस समीकरण के द्वारा गतिशील कणों से संबंध तरंग दैर्घ्य का हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार आवेशित कणों के लिए भी हम तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो आवेशित कणों के लिए निकाल लेते हैं। आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या उससे संबंध तरंग दैर्घ्य का मान, तरंग दैर्घ्य, ठीक। अब आवेशित कण है, तो मान लो m द्रव्यमान का एक कण है जो q आवेश से आवेशित है, ठीक है। m द्रव्यमान का एक कण है जो q आवेश से आवेशित है, तब इसकी गतिज ऊर्जा mv² बराबर होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसके पहली कक्षा में हमने पढ़ा था, शायद इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो हाफ mv² लिख सकते हैं हम qv। अगेन वही काम करना है हमको, mv प्राप्त करना है। mv प्राप्त करने के लिए 2 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो ये mv² हो गया 2qv। अगेन m का दोनों पक्षों में गुणा कर देना, दोनों पक्षों में m का गुणा करने पर ये हो जाएगा mv², ये हो जाएगा 2mqv। तो mv हमको मिल गया √2mqv, ठीक। ले जाके वैल्यू समीकरण नंबर 6 में पुट करने पर ये हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर h/2mqv। ये गतिशील आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का मान है, ठीक है। इसमें हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है ना, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका द्रव्यमान हमको पता है, आवेश का मान हमको पता है। तो सारी वैल्यू रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों के लिए, यदि हम इलेक्ट्रॉनों के लिए इस तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना चाहें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 9 × 1 × 10⁻³ किलोग्राम, हम जान रहे हैं, ठीक। क्यू का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक, ये भी हम जान रहे हैं। और एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम जान ही रहे हैं 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। तो इनकी वैल्यू जैसे ही आप रखोगे लैम्ब्डा में, तो रख दो भाई 6.6 × 10⁻34 अपॉन √2m का मान 9.1 × 10⁻31, q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, v जितने भी वोल्ट थे उसको
आवेशित किया गया है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिल जाएगी, ये हमको मिल जाएगी 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर। ठीक, इसी तरह हम प्रोटॉन के लिए भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। वो आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। प्रोटॉन का ये जो मान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 की वैल्यू रखेंगे तो प्रोटॉन के लिए भी हमको तरंग दैर्घ्य का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये संबंध पहले उन्होंने केवल थॉट में दिया था या मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था। बाद में इसको विवर्तन के द्वारा ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग गुण प्रदर्शित करता है। इसीलिए इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था 1929 में। ठीक, जैसे आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी मिला था, वैसे ही इनको भी। और इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताए थे कि व्यतिकरण वाला जो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनों के साथ किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन तरंग गुण प्रदर्शित किए थे, लेकिन डिटेक्टर लगाने पर वो कण गुण प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो चैप्टर का टॉपिक समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक्स आपके फ़िलहाल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों।